आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत हुआ। पहला ऑप्शन है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मैनलवा है जो हवाई द्वीप जापान में स्थित है। दूसरा, युवा 2.0 योजना का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। तीसरा, टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। चौथा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनो पोलो हवाई अड्डा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया। अब इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है। तो आंसर होगा पहला, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मैनालोवा हवाई द्वीप अमेरिका में है, जापान में नहीं है, याद रखिएगा। और ये हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। इसे हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है और यहाँ सर्प नहीं पाए जाते हैं। बराक ओबामा यहीं के थे, याद रखिएगा। अमेरिका के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बराक ओबामा कहाँ के थे? हवाई द्वीप के थे। और बराक ओबामा की आत्मकथा जो पुस्तक इन्होंने लिखा था, द प्रॉमिस लैंड नाम उसका था। ठीक है, तो आपको बताना है जापान की ज्वालामुखी का नाम क्या है। जापान की ज्वालामुखी का नाम क्या है? आप जानते होंगे दूसरा जो आप देख रहे होंगे युवा 2.0 योजना, ये क्या है? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन 30 वर्ष के अंदर के युवाओं को भारतीय धरोहर ज्ञान तंत्र को बढ़ाने के और लिखने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और टेस्ला ह्यूमनॉइड जो है इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट है। टेस्ला ऑफिस कैलिफोर्निया में इसे जो है स्पेस एक्स कंपनी जो है ने इसको तैयार किया था। और इसके स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? जो है एलन मस्क है। क्या आप जानते होंगे कि भारत में बैटरी से जो गाड़ियां बनाई जा रही हैं उसके भी मालिक कौन है? एलन मस्क है। उस कंपनी का आप नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आप जानते होंगे चौथा जो ऑप्शन है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, कि प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है? कि वो हवाई अड्डा जहां अविकसित स्थान पर हवाई अड्डा बना दिया जाए उसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। दुर्गम स्थान पर हवाई अड्डा बना दिया जाए तो उसे जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कहाँ? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या था? डोनो पोलो हवाई अड्डा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कौमेंग जल विद्युत परियोजना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन है, ईला भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता। दूसरा, रहमान राही भारतीय गायक। तीसरा, तुलसीदास बलराम पूर्व भारतीय फुटबॉलर। और चौथा, ओम प्रकाश कोहली गुजरात के पूर्व राज्यपाल। जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं कुछ न कुछ उसके पीछे रीजन होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए मैं अपने 10-12 वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको ऐसे प्रश्नों को देता हूं कि एक प्रश्न से आपको कई प्रश्न तैयार हो जाए। और इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहता हूं कि मेरे व्यू बढ़े, आप इसको लाइक करिए और अपने ग्रुप में, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिए। सब्सक्राइब न क्यों, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोग के लिए इससे ही अच्छी वीडियो आप लोग को परीक्षा तक लाते रहें। देखिए, ये पहली संस्था है जो डेट नहीं थे तब भी लगातार 1 वर्ष से लगातार आपकी सेवा में ये संस्था लगी हुई है। आप स्वयं सोच के देख लीजिए, रोज़ कुछ न कुछ आप लोग के लिए फ्री सेवा यूट्यूब पे आता रहता है। तो इसका आंसर देखिएगा, आपको बताना है प्रमुख व्यक्तित्व में कौन सा ये गलत है। तो दूसरा गलत है, क्योंकि रहमान राही भारतीय गायक नहीं है, ये शिक्षाविद हैं जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजकर्ता संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर विजय पांडुरंग भाटकर। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डॉक्टर एलन एम टूरिंग। तीसरा है कंप्यूटर हार्ड डिस्क आरबी जॉनसन। और तीसरा है टिम बर्नर्स-ली ईमेल। तो बताइए इसमें से कौन सा है? आसान है और ये पूरा चारों आपको जुबान की नोक पर रटा होना चाहिए, ये सब एग्जाम में आते हैं। तो आपको इसमें गलत आंसर होगा चौथा, टीम बर्नर्स टीम बर्नर्स-ली ईमेल नहीं, जो है ये WWW के जनक हैं। ईमेल के तो कौन है? रे टॉमलिंसन है, याद रखिएगा। बाकी सब रटे रहिएगा। सुपर कंप्यूटर के विजय पांडुरंग भाटकर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के डॉक्टर एलन एम टूरिंग और कंप्यूटर हार्ड डिस्क के आरबी जॉनसन, याद रखिएगा। लेकिन विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक पूछे तो क्या बताएंगे? क्या ट्रिक लगाएंगे? सुमेरु क्रे लगाइएगा, ठीक है। और पूछेगा कि एटीएम के आविष्कारक कौन है तो जॉन शेफर्ड ट्रिक लगाइएगा। भारत में इंटरनेट के जनक जनक कौन है तो विजेंद्र कुमार सिंघल लगाइएगा।
और विश्व में इंटरनेट के जनक कौन है, तो विंडसेफ को लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, दूसरा अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट, तीसरा अनुच्छेद 326 निर्वाचन आयोग और चौथा अनुच्छेद अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अब आपको बताना है चारों आर्टिकल में से कौन सा गलत है। आंसर होगा तीसरा, आर्टिकल 326 निर्वाचन आयुक्त तो नहीं है। 326 में वयस्क मताधिकार है और निर्वाचन आयुक्त तो अनुच्छेद 324 में है, याद रखिएगा। तो ये तीसरा आपका गलत हुआ, क्योंकि 326 में वयस्क मताधिकार और निर्वाचन आयुक्त किस में है, अनुच्छेद 324 में। आप जानते होंगे 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। वर्तमान में 50वें जज हैं, क्या नाम है उनका, DY चंद्रचूड़ नाम है उनका। और प्रथम सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, हीरालाल जिकानिया। प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन थी, बीबी फातिमा। 214 दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी, लीला सेठ। वर्तमान में हाई कोर्ट की कौन है, तो प्रीतिंकर दिवाकर है, रटे रहिएगा, ये आ सकता है प्रीतिंकर दिवाकर, राजेश बिंदल की जगह पे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप जानते होंगे 324 में जो निर्वाचन आयोग है, तो प्रथम भारत के निर्वाचन आयोग कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। तो प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त तो कौन थी, VS रमा देवी थी। तो वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार हैं। किस क्रम के हैं, तो 25वें क्रम के हैं। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। आप जानते होंगे वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा, लेकिन अगर वित्तीय आपात लग जाए तो राष्ट्रपति को छोड़ के सभी के वेतन में कटौती हो जाएगी। और आर्टिकल जो है 326 में वयस्क मताधिकार है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 21 वर्ष से उम्र से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया, किस संविधान संशोधन में। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और रचनाओं संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन। पहला हर्षचरित हर्षवर्धन, दूसरा वेंसान सियुकी, तीसरा फायन फुयुकी, चौथा देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता। इसमें से गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि हर्षचरित हर्षवर्धन नहीं लिखे थे, याद रखिएगा। हर्षचरित हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट लिखे थे। हर्षचरित के लेखक कौन हो गए, वाणभट्ट हो गए, याद रखिएगा। वाणभट्ट की दो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, एक हर्षचरित, दूसरा कादम्बरी, याद रखिएगा। बहुत फेमस है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और जो है इनके पुत्र का नाम था भूसर भट्ट, या इनको पुलिंद भट्ट भी कहा जाता था। जो इन्होंने क्या किया था, जो है इनका सहयोग दिया था। किसमें सहयोग किया था, तो कादम्बरी को लिखने में सहयोग किया था। लेकिन याद रखिएगा, ये वाणभट्ट जो है 7वीं शताब्दी की पुस्तक है ये, ठीक है। ये हर्षचरित जो है 7वीं शताब्दी की पुस्तक है, जो भारत की प्राचीनतम जीवन चरित्र है। अब पूछ दे आपके एग्जाम में कि भारत की प्राचीनतम जीवन चरित्र कौन सा है, तो क्या लगाएंगे, हर्षचरित, ठीक है। और हर्षवर्धन की 3 पुस्तक का नाम जरूर रटे रहिएगा। हर्षवर्धन की प्रथम पुस्तक का नाम प्रियदर्शिका, दूसरी पुस्तक का नाम रत्नावली और नागानंद, याद रखिएगा। हर्षवर्धन को उपाधि शिलादित्य था, और इसे भारतीय जो है हातिम कहा जाता था, और मगध रत्न के नाम से भी इनको बताया जाता था। उसके बाद आप देखते होंगे हेंगसांग की पुस्तक का नाम है सीयू की। और याद रखिएगा, ये हेमेनसान किसके काल में आए थे, तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। किस वर्ष आए थे, 629 से 645 ईस्वी के लगभग आए थे। और याद रखिएगा, वेंसान भारत की आकृति को चंद्रकार बताते हैं। इनका वेंसान का दूसरा नाम शाक्य मुनि है। यात्रियों का राजकुमार इनके कहा जाता है वेंसान को, लेकिन मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता है। याद रखिएगा, हर्ष को ये वेंसान शिलादित्य के नाम से जानते थे, और नालंदा के प्रचार शीलभद्र थे, याद रखिएगा। और इन्होंने यानी वेंसान ने रहट या घंटी यात्रा का भी वर्णन किया था। नालंदा का वर्णन ये करने वाले प्रथम चीनी यात्री थे। अब उसके बाद देखिएगा, फायान जो है फायान फुयुकी की पुस्तक लिखा था, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में कौन आए थे, फायान आए थे। 399 से और 414 ईस्वी के बीच में आए थे, लगभग 15 वर्ष ये भी रहे थे। मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश ये कहे थे अपने पुस्तक में। और बताते थे कि उस समय के लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे। और चौथी पुस्तक आप देख रहे होंगे, देवकी नंदन खत्री। तो इसको जो है
देवकीनंदन खत्री लेखक का नाम है, इन्होंने चंद्रकांता पुस्तक लिखा था, याद रखिएगा। और जो कि जिनकी प्रथम ये तिलस्मी लेखक है, एग्जाम में कैसे पूछता है ऐसे देखिएगा, पूछेगा कि भारत का प्रथम तिलस्मी लेखक का नाम बताइए, तो आप लिखिएगा देवकीनंदन खत्री। इनकी अन्य पुस्तकें भी बहुत फेमस थी, जैसे काजल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, गुप्त गोदान, कटोरा भर, भूतनाथ, ये भी इनकी पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्र संबंधित कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, गरीबी का दुष्चक सिद्धांत नक्श द्वारा दिया गया। दूसरा, मानव विकास सूचकांक के जनक महबूब उल हक हैं। तीसरा ऑप्शन है, भारत में आधिकारिक तौर पर निरपेक्ष गरीबी मानी जाती है। चौथा ऑप्शन है, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र जो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा गलत है। आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र राज व्यवस्था पर आधारित थी, अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं थी। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ चुका है, याद रखिएगा। चाणक्य द्वारा लिखी गए अर्थशास्त्र को खोजकर्ता राम शास्त्री हैं। संस्कृत भाषा में चाणक्य ने इसको लिखा था। 6000 श्लोक है, इसमें 15 भाग है, 180 उपभाग है। चाणक्य जो है, चनक का पुत्र होने के नाते इनका नाम चाणक्य पड़ा। इनका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक द प्रिंस पुस्तक जो है, जब द प्रिंस पुस्तक को जो है इन्होंने जो है इस रूप में कन्वर्ट करके या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन में पहला, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1950। दूसरा, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963। तीसरा, राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1966। और चौथा, प्रथम राष्ट्रीय बीज नीति 2002। तो इसमें आंसर गलत होगा पहला, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1950 नहीं, 1952। याद रखिएगा, भारत में प्रथम जो है राष्ट्रीय नीति वन नीति जो है 1894 में वन नीति का निर्माण हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1952 में, उसके बाद 1981 में। संशोधित वन नीति अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो 1988 लगाइएगा, जिसमें 33% भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में 2023 में 24.62 भाग पर ही वन है, जिसमें 21.7% पर वन्यावरण है और 2.91 पर वृक्षावरण है। टोटल कुल लेके 24.62% पर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, पहला, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज और सबसे कम महोबा में है। दूसरा, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ। तीसरा, भारत के उद्योग व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन या सेज का स्थापना 1 नवंबर 2000 को किया गया। तीसरा, कृषि एवं ग्रामीण शाख के लिए दांतेवाला समिति की स्थापना हुआ। इसमें से बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो चौथा ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि कृषि एवं ग्रामीण शाख के लिए खुसरो समिति की स्थापना किया गया। दांतेवाला समिति तो बेरोजगारी के लिए था। और शिवरामन समिति की स्थापना पे जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया, 1982 को किया गया, क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए ऋण का जो है यही जो है व्यवस्था करता है नाबार्ड बैंक। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री साजी के भी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? चौथा आंसर इसका जो है गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। दूसरा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। तीसरा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम में। चौथा है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। आपको बताना है चारों में से कौन सा गलत है। तो गलत हो जाएगा तीसरा, क्योंकि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में नहीं, मणिपुर में है। याद रखिएगा, इन चारों में से इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है, यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, जो यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। और जो राम गंगा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है, ये भारत का प्रथम है। इसका अभी नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, इसका नाम बदल दिया गया राम गंगा राष्ट्रीय पार्क, क्योंकि इसके बीच से राम गंगा नदी होकर बहती है, इसीलिए इसका नाम इसका रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त लूट अवस्थित है।
चार ऑप्शन कहाँ उपस्थित है आपको बताना है। पहला ईरान में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा भारत में, चौथा तिब्बत में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दस्त लूट अवस्थित है कहाँ? ईरान में। ईरान में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? विक्टोरिया। और भारत में थार, ये सब मरुस्थल का नाम है, ध्यान दीजिएगा। और तिब्बत में तकला मकान। ठीक है, तकला मकान चीन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? चार ऑप्शन, पहला अर्नेस्ट हैकल, दूसरा रुंटजन, तीसरा वाल्टर जी रोसन, चौथा डब्ल्यू लीवी। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, वाल्टर जी रोसन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो अर्नेस्ट हैकले ने किसका प्रयोग किया था? पास्की का प्रयोग किया था। रुंटजन ने किसका प्रयोग किया था? एक्सरे की खोज की थी। डब्ल्यू रुंटजन ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1901 में दिया गया। और डब्ल्यू लीवी ये कार्बन डेटिंग विधि के C14 के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जीएस में घबराइएगा नहीं, जहाँ तक हो सके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने तरफ से जीएस आप सबका सही कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? चार ऑप्शन, पहला मुंबई में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा नई दिल्ली में, चौथा बेंगलुरु में। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जैविक पार्क स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, अच्छा इसमें से चारों में से बताइए, जहर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 20 अनुसंधान केंद्र या जहर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इस चारों ऑप्शन में से बताइए, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम क्या है? अब आपको लग रहा होगा कि 2023 चल रहा है, ये सर 18 का पुराना प्रश्न दे रहे हैं। नहीं आएगा, आएगा। इसके दो कारण हैं। पहला कि 2018 में जो है विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी भारत ने किया था। दूसरा कारण है कि जो 2021 का थीम था प्लास्टिक बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, सेम जो है वही जो है थीम 18 का भी था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 18 मत समझिएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर से प्रश्न बोल रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय या थीम क्या है? चार ऑप्शन, पहला प्रकृति से लोगों को जोड़ना, दूसरा एक विश्व हमारा पर्यावरण, तीसरा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, चौथा भविष्य के लिए जल बचाओ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, जो है आपका ये आंसर होगा। ठीक है, और आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 23 में यही प्रश्न ऐसे पूछ दे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मुख्य विषय या थीम क्या था, तो आंसर क्या लगाइएगा? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? चार ऑप्शन, पहला भारत का राष्ट्रपति, दूसरा भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा मंत्रिमंडल, चौथा राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद। आंसर हो जाएगा पहला, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? चार ऑप्शन, पहला फिरोज शाह तुगलक, दूसरा जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखिएगा, आंसर होगा इसका पहला, फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली का सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। ईआरपी का संक्षेपकार या एक्रोनीम में से क्या है? चार ऑप्शन, पहला इंटरप्राइज रिटायरमेंट प्लानिंग, दूसरा इंटरप्राइज रिलेशनशिप प्लानिंग, तीसरा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, चौथा इंटरप्राइज रिवॉर्डर प्लानिंग। तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है? आपको बताना है इंटरनेट क्या है। चार ऑप्शन, पहला पहला है कि समुद्र में
मछली पकड़ने का जाल। दूसरा, बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम। तीसरा, रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान पर हिसाब रखने वाली। चौथा, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो आंसर सबको मालूम हो सकता है इसमें। चौथा आंसर होगा कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। चार ऑप्शन। पहला, ईमेल स्पूफिंग। दूसरा, ईमेल स्पैमिंग। तीसरा, ईमेल बॉम्बिंग। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा तीसरा, ईमेल बॉम्बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द भंडारण के लिए किसी डेटा आइटम का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है। चार ऑप्शन। पहला, फील्ड। दूसरा, फ्लॉपी। तीसरा, डाटाबेस। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता की सुरक्षा से संबंधित है। चार ऑप्शन। कार्टाजोना प्रोटोकॉल। दूसरा, रामसर सम्मेलन। तीसरा, क्योटो प्रोटोकॉल। चौथा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जैव विविधता से संबंधित याद रखिएगा, आंसर होगा पहला, कार्टाजोना प्रोटोकॉल। ठीक है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ये आपका जो है आर्द्रभूमि से संबंधित है। ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, कटौती के लिए संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चार ऑप्शन। कैनिंग। दूसरा, डलहौजी। तीसरा, हार्डिंग। चौथा, लिट्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, कैनिंग। ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछे कि आप पील आयोग किसके समय आया था, तो कैनिंग के समय आया था। आपके एग्जाम में पूछे रेल डाक तार व्यवस्था किसके समय आया था, आंसर क्या लगाएंगे? डलहौजी के समय। आपके एग्जाम में पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध दिल्ली बम कांड किसके समय हुआ था, तो हार्डिंग आंसर लगाइएगा। आपके एग्जाम में पूछे प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय हुआ था, तो लिट्टन के समय हुआ था। तो आप प्रश्न बताइए, भारत में प्रथम कैसर हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चार ऑप्शन। पहला, मोतीलाल नेहरू। दूसरा, मदन मोहन मालवीय। तीसरा, तेज बहादुर स्प्रू। चौथा, चिंतामणि। तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, तेज बहादुर स्प्रू। इन्होंने गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप बताना है आपको कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ये आपको बताना है। और नेहरू रिपोर्ट किसने दिया था, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि पहला है 0%, दूसरा है 5%, तीसरा है 12% और चौथा है 18%। तो आंसर होगा पहला 0%। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी दर कितना है? 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जैविक केंद्रशासित राज्य निम्न में से कौन सा है? पहला, लक्षद्वीप। दूसरा आंसर, अंडमान निकोबार। तीसरा, पुडुचेरी और चौथा, चंडीगढ़। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा पहला, लक्षद्वीप। यहाँ दो चीज़ आपको बता रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे भारत का प्रथम जैविक केंद्रशासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप लगाइएगा। लेकिन पूछेगा भारत का प्रथम जैविक प्रदेश, तो सिक्किम लगाइएगा आंसर। ये दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता शरद कंवर अंचला किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन। पहला, टेबल टेनिस। दूसरा, हॉकी। तीसरा, फुटबॉल। चौथा, निशानेबाज। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध प्रबंध में चित्र व तालिकाएं होती हैं। चार ऑप्शन। पहला, शोधक निष्कर्ष में। दूसरा, शोध के मूल पाठ में। तीसरा, शोध के रूप में। चौथा, शोध की परिकल्पना में। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, शोध के मूल पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है। चार ऑप्शन। पहला, समस्या समाधान का क्रमबद्ध प्रयास। दूसरा, शोध वस्तुनिष्ठ हो। तीसरा, शोध से सीमित सूचना का मिलना। चौथा, शोध के सामान्यीकरण पर बल। तो इसमें से आंसर हो जाएगा तीसरा, शोध से सीमित सूचना का मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के दो कौन से कार्य अति आवश्यक हैं? चार ऑप्शन में पहला है परंपरा का संरक्षण व वृद्धि को बढ़ावा देना। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के सोपान की समाप्ति व अंत करना व तैयारी करना। तीसरा, सूचना व ज्ञान का समुच्चय करना व भावी पीढ़ी को संक्रमित करना। और चौथा हो जाएगा आजीविका प्राप्ति हेतु व ज्ञान प्राप्ति हेतु अध्येताओं की सहायता करना। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला, परंपरा का संरक्षण व वृद्धि को बढ़ावा देना राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का जो है ये अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है? सर्वोत्तम उत्तर को चयन करें। चार ऑप्शन, पहला, शिक्षा पुरानी संस्कृति की सुरक्षा बनाए रखती है। दूसरा, शिक्षा नई संस्कृति का सृजन करती है। तीसरा, शिक्षा पुरानी संस्कृति को टिकाए रखती है तथा नई संस्कृति का सृजन करती है। चौथा, शिक्षा व संस्कृति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को समर्पित करते हैं। आंसर हो जाएगा चौथा, शिक्षा व संस्कृति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को समर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में नृजातीय अध्ययन की विशेषता किसमें है? चार ऑप्शन, पहला, अति नज़दीकी अंतर्वैयक्तिक सूचना एक तंत्र करना। दूसरा, क्षेत्र से प्रचुर सूचना एकत्र करना। तीसरा, भाग्यग्राही प्रेक्षण। और चौथा, वार्तालाप तथा भाग्यग्राही प्रेक्षण। आंसर हो जाएगा पहला, अति नज़दीकी अंतर्वैयक्तिक सूचना एकत्र करना। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, अपने ग्रुप व्हाट्सएप और टेलीग्राम में इसे शेयर भी जरूर करिएगा। जो लोग सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देख रहे होंगे एक वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है मेरी टीम द्वारा, मेरे द्वारा। इसलिए हम लोग के मोटिवेशन के लिए ऐसा आप जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके